चलिए इसके बाद में आप आइए अगले पेज पे इंट्रोडक्शन टू द पोएम के ऊपर आते हैं भाई। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, बर्चेस जो पोएम है इसका इंट्रोडक्शन पे आइए। देखिए, द बर्चेस इज अमंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स बेस्ट नॉन पोएम्स एंड हैज़ अक्वायर्ड अ वाइड पॉपुलैरिटी। ये इनकी बेस्ट नॉन पोएम्स में से एक है और काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी इस कविता को। What places the poem on a distinctly high level of appeal is the true and broad humanity running throughout the poem। जिस चीज़ की वजह से इस कविता को अपील यानी आकर्षण के सबसे सर्वोच्च बिंदु पर रखा जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि इस पूरी पोएम में जो है अपने को मानवता की एक भावना शुरू से लेकर के अंत तक बहती हुई देखने को मिलती है या पढ़ते हुए देखने को मिलती है। What places the poem on a distinctly high level of appeal, यानी कि इस पोएम को डिस्टिंक्टली विशेष रूप से आकर्षण के सर्वोच्च लेवल पे जिस चीज़ की वजह से रखा जाता है वो चीज़ क्या है? इज़ द ट्रू एंड ब्रॉड ह्यूमैनिटी, एक सच्ची और व्यापक मानवता की भावना रनिंग जो देखने को मिलती है शुरू से लेकर के अंत तक थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में मानवता की भावना। इसके बाद में नीचे आइए, प्रोफेसर जसबीर जैन राइट्स द बर्चेस इज अ वेरी वेल नोन पोएम while on the one hand it describes the birches as they are covered with snow। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि बर्च होता क्या है। बर्च एक पेड़ होता है, दरअसल बर्च जो है एक पेड़ होता है, बर्च का ट्री। तो उन पेड़ों के ऊपर ये पोएम लिखी है उन्होंने, बर्चेस। बर्चेस मतलब बहुत सारे पेड़। एक जंगल के बीच में जो है एक सीन दिखाया गया है इस पूरी पोएम में। एक जंगल का सीन है और उस जंगल के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे बर्चेस के ट्रीज उगे हुए हैं, बहुत घने, ऐसे जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है तो वहाँ पे जो है बर्चेस के ये ट्रीज उगे हुए हैं। तो उनका डिस्क्रिप्शन है उन बर्चेस के ट्रीज का पूरी पोएम में। देखिए आगे क्या लिखते हैं इसमें। इट डिस्क्राइब्स द बर्चेस, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस ट्रीज, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ब्रीचेस है यहाँ पे, बर्चेस है BIRCHES, BIRCHES, बर्चेस। तो इस पोएम में सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा कि बर्चेस ट्रीज को जो है बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ बताया है। शुरू में जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को पढ़ने को मिलेगा कि बर्च के ट्रीज जो है बर्फ से ढके हुए हैं। एंड देन व्हेन द स्नो इज कास्ट अवे इज क्रिस्टल्स, और जब फिर आगे हम पढ़ेंगे जब ये बर्फ सूरज की रोशनी की वजह से जब पिघल करके नीचे छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़ों जैसे नीचे गिरती है, दैट इज शेड बाय द ट्रीज व्हेन द सन इमर्जेस, जो सूरज की रोशनी की वजह से पिघलने की वजह से नीचे टुकड़ों में टूट करके नीचे बिखर जाती है। इट ऑल्सो ऑन द आउटर हैंड डिस्क्राइब्स, और साथ ही साथ इस पोएम में अपने को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि किस तरह से द इमेजिन्ड प्रेजेंस ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग विद देम एंड स्विंगिंग ऑन देम, किस प्रकार से पोइट ने यहाँ पर अपनी इस पोएम में कल्पना की है, ऐसा इमेजिन किया है कि किस प्रकार से कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ युवा लड़के और लड़कियां जो है वहाँ से जब गुजरते हैं उस जंगल के उस रास्ते से होकर के, तो किस तरह से वो उन पेड़ों के साथ खेलते हैं और स्विंग करते हैं, उन पे झूला झूलते हैं, किस प्रकार से उन पे झूला झूलते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने इमेजिन किया है। The chief idea of the poem is that though the poet may like to withdraw from the cares and anxieties of the life on the earth, इस पोएम का मुख्य विचार ये है कि वैसे तो अपनी इस पोएम बर्चेस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस धरती की जो उनका जीवन है, इस धरती पर उनके जीवन में जितनी भी जो केयर्स एंड एंग्जाइटीज़ हैं, जिन चीज़ों की वो फिक्र करते हैं और जिन चीज़ों की वो उनको चिंताएं हैं, केयर एंड एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी चिंता, हाँ वरीज, अपने जीवन में इस धरती पर जिन भी चीज़ों की उनको फिक्र है और जो चिंताएं हैं, ही कैन नॉट एंटरटेन द आइडिया ऑफ रिलिंक्विशिंग द अर्थ फॉर एवर। तो इसी वजह से जो है, हालांकि उन चिंताओं की वजह से वो क्या करना चाहते हैं, द पोइट में लाइक टू विड्रो, वो जो है इस धरती से चले जाना चाहते हैं। विड्रो का मतलब चले जाना, लौट जाना।
सबसे पहले इस पोएम में वो क्या, साथ ही साथ भाई ये बर्चेस के ट्रीज के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लास्ट में अपने को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं इस धरती पर जो उनका जीवन है, उस जीवन में जिन चीज़ों की वो फिक्र करते हैं और जिन चीज़ों की वजह से उनको चिंताएं दुख मिलते हैं, उन दुखों की वजह से, उन चिंताओं की वजह से वो इस धरती को छोड़कर चले जाना तो चाहते हैं। वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं उन चिंताओं से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से। अब आ गया ना पेसिमिज्म, यही है पेसिमिज्म है। तो वो जो है ऐसा लिखते हैं कि वो इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए चले तो जाना चाहते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, मतलब उनसे मुक्ति पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए वो धरती से वापस लौटना तो चाहते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं, वापस भी आना चाहते हैं। वो क्यों? हाँ, ब्रेक लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर के ये समझ लो, ताकि जब तक वो बाहर रहें तब तक उनकी जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ चली जाए। भाई तुम चले जाओ, फिर आऊँगा मैं दोबारा। He cannot entertain the idea of relinquishing the earth forever. Relinquish का मतलब होता है छोड़कर चले जाना, relinquish छोड़ देना या छोड़कर चले जाना। और इसीलिए वो जाना तो चाहते हैं वापस, लेकिन forever मतलब हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ को रिलिंक्विश नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए ही कैन नॉट एंटरटेन द आइडिया, और इसीलिए वो इस विचार के ऊपर बिल्कुल सोचते नहीं हैं। एंटरटेन मतलब सोचना, विचारना भी होता है। और इसीलिए वो इस आइडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कौन से आइडिया के ऊपर? ऑफ रिलिंक्विशिंग द अर्थ फॉरएवर, धरती को हमेशा हमेशा छोड़ करके चले जाने के आइडिया के ऊपर। यानी जब तक उनके जीवन में तकलीफ़ें और परेशानियां हैं तो उनको उनसे मुक्ति पाने के लिए धरती से जाना तो चाहते हैं वो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाना चाहते हैं, वापस लौट कर भी आना धरती पर ही चाहते हैं वो। तो हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ करके जाना चाहते हैं, वापस धरती पर लौट कर भी आना चाहते हैं। बिकॉज इसका रीज़न ये है, नीचे वाली लाइन पे आओ, सेकेंड नंबर की लाइन पे, इन बर्चेस ही डिक्लेयर्स, मिला। और इसका रीज़न ये है, वापस लौट कर भी आना चाहते हैं वो धरती पे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है, इन बर्चेस ही डिक्लेयर्स, अपनी इस पोएम में वो कहते हैं अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। क्योंकि प्रेम अगर आपको हासिल करना है तो उस प्रेम के लिए सबसे सर्वोत्तम जगह है यह धरती। अगर प्रेम चाहते हो, प्यार अगर चाहते हो, तो उसके लिए सबसे उचित स्थान यह धरती ही है। यहाँ पर जितना प्रेम व्यक्ति को मिलता है वो दूसरी कहीं जगह पर नहीं मिलता। तो जब तक तकलीफ़ें आएगी तब तक मैं चला जाऊँगा ब्रेक लेकर के, और जैसे ही वो तकलीफ़ें गुजर जाएगी तो फिर वापस से जो है प्रेम हासिल करने के लिए धरती पर आ जाऊँगा मैं। जीने की इच्छा तो है, मतलब पेसिमिज्म तो है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। क्या? बस मजे लेना द बर्चेस। इसके बाद में 1 2 3 ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी है, इसके तीसरे नंबर की लाइन पर आई है, द बर्चेस इज लिरिकल इन कंटेंट। मिली? द बर्चेस इज लिरिकल इन कंटेंट। विषय वस्तु के तौर पर अगर हम इस पोएम को देखें तो ये काफ़ी लिरिकल अपने को लगती है, काफ़ी लिरिकल पोएम है। बट द वे इन विच द थीम इज़ रेंडर्ड, लेकिन जिस प्रकार से इसकी थीम को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर, इज़ ड्रामेटिक, उससे प्रतीत होता है कि ये पोएम बड़ी ड्रामेटिक है, बड़ी नाटकीय ढंग से इसको लिखा गया है। इसके बाद में आप आइए द इमेजरी, नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द इमेजरी ऑफ द पोएम इज, मिला? द इमेजरी ऑफ द पोएम इज फ्रेश एंड अनऑब्स्ट्रूसिव। इस पोएम में पोइट की जो इमेजरी है, जो कल्पना है, वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी इनऑब्स्ट्रूसिव है। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉयज़ एंड द ट्रीज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर। ये चीज़ देखिए भाई, इस पोएम में जो लड़कों की और लड़कियों की जो उन्होंने कल्पना की है, अभी पढ़ा था ना अपन ने, वो बर्चेस के ट्रीज़ पर कोई यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी वहाँ से निकल करके जाते हैं तो वो उनके ऊपर झूला झूलने लग जाते हैं, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया है।
क्योंकि लड़के लड़कियां असल में उन्होंने ऐसा नहीं किया है, केवल वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा अपनी इस पोएम में। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द बॉयज एंड द ट्रीज, तो ये यहाँ पर इन पेड़ों और उन यंग बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का जो रिलेशनशिप बताया गया है इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर। ये अपने को ऐसा प्रतीत होता है इस पोएम को पढ़ करके जैसे कि ये उनके खुद के एक्सपीरियंस और एडवेंचर पर आधारित है, यानी कि ऐसा लिख कर के उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर बताने की कोशिश की है। शायद हो सकता है उन्होंने भी बचपन में इसी तरह से जो है पेड़ों के ऊपर से झूले झूले हों, इस प्रकार से जो है, इसीलिए उन्होंने लिखा। तो ऐसा लगता है कि ये उनके खुद के एक्सपीरियंस और अपने खुद के एडवेंचर पर आधारित है ये सारी चीज़ें। Because many a lonely child has occupied himself in the pleasures offered by nature, क्योंकि कई बार जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो अकेले बच्चे होते हैं, मेनी कई सारे जो ऐसे अकेले बच्चे जो होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कई बार जो है उन्होंने अपने आप को इंगेज किया है, कई बार उन्होंने जो है अपने आप को इंगेज किया है, बिजी किया है, किसमें? इन द प्लेजर्स, उन आनंदों में अपने आप को इंगेज किया है, ऑफर्ड बाय नेचर, जो प्रकृति द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। कई बार ऐसा अपने को देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जैसे नहीं देखते क्या, कोई भी सड़क पे घूमते रहते हैं जो बच्चे, वो किसी भी गाड़ी मिली तो गाड़ी पे ही भुर भुर करने लग जाते हैं, या पेड़ पे टायर लटका के उस पर झूला झूलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो आनंद है उनका आनंद ले रहे हैं वो। तो ऐसा द राइज टू द टॉप एंड रिटर्न डाउन टू अर्थ ईच हैज़ इट्स ओन प्लेजर्स। और जैसा कि इस पोएम में अपने को पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार कवि कहते हैं कि वो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे चढ़ना चाहते हैं, एंड रिटर्न डाउन टू अर्थ, और वापस नीचे आना चाहते हैं। तो ईच हैज़ इट्स ओन प्लेजर्स, तो ऊपर चढ़ना और वापस नीचे आना, यानी कि उस धरती को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर चले जाना और वापस धरती पर आना, हर चीज़ का अपना आनंद है। पेड़ पे चढ़ने का, उतरने का जिस प्रकार से अपना आनंद है, उसी प्रकार से धरती को छोड़ करके चले जाना और वापस धरती पर आना, इसमें भी अपना अलग ही आनंद है, जो पोएम पढ़ करके अपने को पता लगेगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। द पोएट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्विंगर ऑफ बर्चेस वंस अगेन इन हिज लाइफ एज ही वॉज ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। कवि इस पोएम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस ट्रीज का स्विंगर बनना चाहते हैं। इस पोएम में क्या बनना चाहते हैं वो? बर्चेस के ट्रीज का स्विंगर। स्विंगर का मतलब होता है झूला झूलने वाला। बर्चेस ट्रीज के ऊपर झूला झूलने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में, एज ही वॉज ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, जैसा कि वो अपने बचपन में किया करते थे। जैसा कि वो अपने बचपन में इन बर्चेस के ट्रीज पर या इस तरह से पेड़ों पर झूला झूला करते थे, तो एक बार फिर से इतने बड़े हो जाने के बाद एक बार फिर से जो है, जब वो दुखी अपने आप को महसूस करते हैं इन सांसारिक दुखों की वजह से, अपने आप को जब परेशान महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सभी चिंताओं से, सभी दुखों से फ्री होकर के बर्चेस के ट्रीज का स्विंगर बनना चाहते हैं। वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि काश वो बचपन के दिन वापस मुझे मिल जाएं, जिस तरह से जब बचपन में किसी तरह की टेंशन नहीं होती थी, किसी तरह की चिंता फिक्र नहीं होती थी, आराम से सुबह धूल में लोट-पोट होकर के जो है क्रिकेट खेलने जाते थे, है ना। और फिर घर पे जब आते थे तो मम्मी पापा बढ़िया सुनाते थे, कहाँ से रोबड़िया बन के आया है, हाँ, क्योंकि हाथ पैर धूल में ऐसे सन जाते थे भयंकर तरीके से, है ना। और कई बार क्या होता था कि धूप में खेलने की वजह से, है ना, बहुत ही ऐसे भयंकर चेहरा जल जाता था, है ना, स्किन बिल्कुल ऐसे टेंड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कई बार पतंग उड़ाने की वजह से भी हो जाता है ना। अभी हाँ बिल्कुल सही बात है ये। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, संक्रांति के दिन जैसे पतंग उड़ाते रहते हैं ना, तो सुबह से शाम तक जो है वो धूप में रहते हैं, तो सुबह से शाम तक वो पतंग उड़ाते रहते हैं, तो दिन में जो है उनका कलर थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा फेड हो जाता, थोड़ा सा फेड तो क्या मतलब यूँ है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है थोड़ा सा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सनस्क्रीन क्रीम ही लगाते हैं वो, लेकिन वो क्या होता है कि वो बढ़िया वाली जो होती है वो लगानी चाहिए बढ़िया वाली लगानी चाहिए।
वो डॉक्टर ही मतलब डॉक्टर रेकमेंड करता है तो उस हिसाब से लगानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा SPF उसमें होता है स्किन के अकॉर्डिंग होता है जो सूटेबल होता है, क्योंकि SPF भी नुकसान करता है। जो सन प्रूफ फैक्टर होता है ना, SPF सन प्रूफ फैक्टर, तो वो कितना यूज़ करना चाहिए तो ये डॉक्टर रेकमेंड करता है अपनी स्किन के हिसाब से कि भाई इससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपका चेहरा, हाँ, एक तो स्किन ही जल जाए कहीं उसकी वजह से, कहीं ऐसा ना हो। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो बेटर है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएगा। वैसे जनरली 15 to 20 से ज़्यादा SPF वाली सनस्क्रीन क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए जनरली, कुछ लगाना ही नहीं चाहिए। वैसे सही बात तो ये है, आज तक तो कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे को तो पता ही नहीं था ये SPF वाली क्रीम भी आती है। वो तो बाद में कभी पढ़ा एक बार कि भाई हाँ भाई ऐसी ऐसी क्रीम भी आती है। कहा यार गजब है, अपने को क्या पता है यार। हाँ, लोग तो सरसों का तेल ही लगा लेते हैं और निकल जाते हैं, सरसों का तेल है, खोपरे का तेल लगा करके निकल जाते हैं। और क्या, सर्दी में बढ़िया एकदम नहाने से पहले बढ़िया मालिश कर लो जगह जगह एकदम, जो है बहुत सारे लोग गांव में करते थे इस तरह से। सर्दी के दिनों में बढ़िया एकदम सरसों के तेल से बढ़िया मालिश कर लो, उसके बाद में फिर नहाओ आराम से। उससे क्या होता है कि वो स्किन रूखी रूखी नहीं होती है, रफ नहीं होती स्किन, मालिश करने से पहले तेल से मालिश करें। लेकिन यार कैसा अजीब सा चिकना चिकना सा बॉडी हो जाती होगी यार, मतलब हाँ बढ़िया होती है क्या? हाँ भैया, अगर जो आपने सरसों का तेल लगाते भी है, बहुत सारे लोग सरसों का तेल लगा लेते हैं सिर में, बिल्कुल ऐसा, अरे भगवान, ऐसे बाल हो जाते हैं बिल्कुल चिपके चिपके। हाँ बिल्कुल, सरसों का तेल लगा लेते हैं यार, कैसे चेहरे पे, मुंह पे, सब जगह सरसों का तेल लगा लेते हैं वो बहुत सारे लोग। ट्रेडिशनल ऑयल होता है वो, तो पूरे मुंह वगैरह पे भी बहुत सारे लोग अभी तो आज भी गांव में मतलब यही चीज़ करते हैं। वो आज भी गांव में जो है इसी तरह से सरसों का तेल वेल लगा करके और निकल जाते हैं, और वही निकल करके सवेरे खाना वाना खा, अरे भाईला चलिए अच्छी बात है, जो भी है क्या। तो एक बार फिर से वो अपनी इस पोएम में कहते हैं कि अपने बचपन की तरह एक बार फिर से जो है अपनी इस बड़ी उम्र में जब वो बहुत परेशान फील करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनको ऐसा लगता है काश मैं एक बार फिर से बचपन में लौट जाऊं, जैसे मैं बचपन में इन पेड़ों के ऊपर झूला झूला करता था। मैं एक बार फिर से चाहता हूं जब वो दुखी होते हैं कि फिर से मैं इन बर्चेस का स्विंगर बन जाऊं। सिंस द पोइट इज वेरी, जैसे अपने को भी लगता है ना कई बार काश बचपन के दिन वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी रे यार, नौकरी वोकरी लगाने की, नौकरी लगाओ, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, जहाँ जाओ वहाँ पे क्या करता है बच्चा, क्या करता है बच्चा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो कई बार लगता है कि यार बचपन बढ़िया था रे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जो भी आते थे 150 रुपये अलग दे के जाते थे। बड़े होने के बाद तो कोई भी नहीं देता, कोई नहीं देता, जो भी मेहमान आता था 150 रुपये तो दे के जाता था, ले बेटा। अरे भाभी जी नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं भाभी जी आप रहने दो, और क्या करते हो, वो तो बड़ा हो गया, अरे नहीं नहीं वो तो अभी बच्चा है, ले बेटा ले, चॉकलेट खा लेना। और अपने मन में तो चल रहा होता था, हाँ दो दो दो, अरे मम्मी क्यों रोक रहे हो, आप देने दो ना उनको। अपने मन में तो चल रहा होता था, हाँ अपने अंदर तो चल रहा होता था, हाँ दे दो आंटी, हाँ दे दो। फिर उधर से मम्मी, अरे नहीं नहीं भाभी, मम्मी तो ऐसी चीजें होती थी कई बार। सिंस द पोइट इज वेरी ऑफ कंसिडरेशन दैट हिज लाइफ इन्वॉल्व्स, अब क्योंकि पोइट जो है अपने आप को काफ़ी वेरी मतलब थका हुआ महसूस करते हैं, ऑफ कंसिडरेशन सोच विचार की वजह से, दैट हिज लाइफ इन्वॉल्व्स जो उनकी ज़िंदगी में सोच विचार होता है। सोच विचार मतलब अपनी उनकी ज़िंदगी में जब भी दुखी महसूस करते हैं और उन चिंताओं के बारे में जब भी वो सोचते हैं, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ स्विंगर ऑफ बर्चेज एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो उस समय उन चिंताओं के ऊपर सोचने के समय वो बहुत दुखी महसूस करते हैं, थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि उस समय जो है मैं बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहता हूँ, यानी कि फिर से वही केयर फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ। केवल कब? जब दुखी महसूस करते हैं।
बट इट डज नॉट मीन दैट ही वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम हिज लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन बर्चेस के ट्रीज का स्विंगर बनना चाहते हैं, ये कहने के माध्यम से उनका मतलब ये नहीं है कि वो इस धरती पर अपने जीवन को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहते हैं। मतलब जीवन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो केवल उन दुखों से जो है एस्केप करना चाहते हैं। वो जो माइजरीज हैं उनकी लाइफ की जो दुख तकलीफ़ें हैं, केवल उनसे जो है एस्केप करना चाहते हैं, ज़िंदगी से एस्केप नहीं करना चाहते हैं, है ना, केवल कुछ समय के लिए, ताकि जब तक उनकी ज़िंदगी से जो है वो दुख तकलीफ़ें चली जाएं, और जब वो थक जाते हैं तो उस समय जो है आनंद लेने के लिए फिर से बर्चेस के ट्रीज़ का स्विंगर बनना चाहते हैं वो। इट इज़ नॉट द फीलिंग ऑफ एस्केपिज्म दैट फॉर्म्स द सेंट्रल थॉट ऑफ बर्चेस। तो इसीलिए दोस्तों इस बर्चेस पोएम का सेंट्रल थॉट यानी मुख्य विचार इस धरती को छोड़ करके जाना नहीं है। आप ये मत समझ लेना कि इस बर्चेस का मेन थॉट क्या है कि पोएट इस पोएम में जो है अपने जीवन से बच करके निकल जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। नहीं, ये इस पोएम का सेंट्रल थॉट नहीं है, बट लव फॉर द अर्थ, बल्कि इस धरती से प्रेम करना, ये इस पोएम का सेंट्रल थॉट है। क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी जाना चाहते हैं, वो वापस धरती पर आना भी तो चाहते हैं ना। तो अपनी ज़िंदगी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, बल्कि अपनी लाइफ से प्रेम करते हैं, अपनी लाइफ से प्यार करते हैं, ये कह रहे हैं। ये इस पोएम का सेंट्रल थॉट है। Thus, in the poem Birches, we come across the poet's desire to withdraw from the world, as also his love for the earth, as symbolized by the boy's game of swinging birches. तो इस प्रकार से इस बर्चेस पोएम में हम जो है पोइट की इस डिज़ायर को महसूस करते हैं। क्या है उनकी डिज़ायर? टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ करके वो चले तो जाना चाहते हैं, केवल कब? जब वो थका हुआ महसूस करते हैं अपने आप को दुखों और तकलीफ़ों से अपनी ज़िंदगी की। और साथ ही साथ इस पोएम में वी ऑल्सो कम अक्रॉस टू हिज लव ऑफ द अर्थ, और साथ ही साथ इस पोएम में हमें पोइट का इस धरती के प्रति प्रेम भी देखने को मिलता है, जिसे सिंबलाइज किया गया है बाय द बॉयज़ गेम ऑफ स्विंगिंग बर्चेस। किस प्रकार से वो जो काल्पनिक लड़का है, किस प्रकार जब वो जंगलों से होकर के गुजरता है तो वो बर्चेस के ट्रीज पे झूला झूलता है। इस माध्यम से उन्होंने जो है धरती के प्रति अपना प्रेम को सिंबलाइज करने की कोशिश की है। यानी कि वो जो लड़का है वो बर्चेस के ट्रीज पर झूला झूलना, ये जो एक्टिविटी है इस पोएम में, ये सिंबलाइज कर रही है किसको? धरती के प्रति उनके प्रेम को, नेचर के प्रति उनके प्रेम को सिंबलाइज करती है। तो इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एस्केपिज्म फ्रॉम अर्थ, दिस इज नॉट द सेंट्रल थॉट ऑफ दिस पोएम, बट लव, poet's love for the earth, his life, this is the theme of, this is the central idea, this is the central thought of this poem Birches by Robert Frost। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप सीधे आ जाइए अगले पेज पर और लास्ट वाली लाइन देखिए, इट्स वेरिएशंस ऑफ स्पीड विद इन द ब्लैंक वर्स मीटर आर मास्टरली। ब्लैंक वर्स मीटर का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से अलग अलग वेरिएशंस के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम को लिखा है, वो बहुत ही देखने में शानदार है, मास्टरली है ना। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है अपनी इस पोएम को लिखा है ब्लैंक वर्स के फॉर्म में, वो भी वेरिएशंस के साथ, है ना। उनमें भी वेरिएशंस हैं, कंप्लीट एग्जैक्टली फॉर्म में नहीं है, वेरिएशंस के साथ यूज़ किया है ब्लैंक वर्स को भी इन्होंने। यानी कई जगह पे छोटी लाइंस भी देखने को मिलेगी, कई जगह पे लंबी लाइंस भी देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट ब्लैंक वर्स नहीं है, वेरिएशंस के साथ। ठीक है, कल पढ़ देंगे पोएम्स। ओके।